दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक जवान लड़की को पकड़कर थाने में लेकर आती है। पर जब इस बात की जानकारी उस लड़की के माता पिता को मालूम चलता है, वह लोग भी थाने आ जाते हैं और थाने में पहुंचने के बाद अपनी बेटी को बचाने के बजाय पुलिस वालों से कहते हैं, साहब हमारी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अब जरा सोच कर देखिए कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि खुद उसके माता पिता ही पुलिस वालों से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि साहब हमारी बच्ची को किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली कहानी है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद का एक थाना पड़ता है एका। एका थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नगलाचोड़, और इसी नगलाचोड़ गांव का रहने वाला शिवपाल के परिवार में उसकी पत्नी सविता के अलावा 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 2 बेटियां। सबसे छोटे बेटे का नाम अमर, जिसकी उम्र महज 23 साल के आसपास होती है। दरअसल अमर जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है, अमर की अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है, 23 साल की उम्र में जब पहुंच जाता है, उसके बाद से शिवपाल जो अपने बेटी की शादी के लिए एक लड़की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार शिवपाल की यह तलाश रिजौरा गांव में जाकर खत्म हो जाती है। दरअसल रिजौरा गांव के ही रहने वाली पूनम, जिसकी उम्र महज 22 साल, पूनम के भी परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई जिसका नाम रोहन होता है। पूनम के पिता का नाम रामचेत और माँ का नाम गीता होता है। जब शिवपाल उस लड़की को देखते हैं तो देख करके अपने बेटे अमर के लिए उसे पसंद कर लेते हैं। शादी की तारीख रखी जाती है और आखिरकार एक दिन रीति रिवाज के तहत अमर और पूनम की शादी हो जाती है। पूनम जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, कुछ महीने तक अपने ससुराल वालों के साथ खुश तो रहती है, पर शादी के 1.5 साल के समय जब गुजर जाता है, अब पूनम के ऊपर उदासी छाने लगता है। और इसकी वजह मात्र एक होती है। दरअसल शादी का लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन 1.5 साल के बाद भी पूनम मां नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से पूनम अक्सर परेशान रहती है। एक दिन पूनम अपने पति अमर से कहती है कि मुझे एक डॉक्टर के बारे में मालूम चला है जो एटा शहर में रहता है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों वहां पर चलते हैं और चलकर दिखाते हैं। एटा शहर में जब उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, अमर जब इस बारे में अपने माता पिता से पूछताछ करता है तो अमर के माता पिता भी एटा शहर में उस डॉक्टर के पास जाने की इजाजत दे देते हैं। और आखिरकार 13 मई को सुबह सुबह अमर अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर एटा के लिए निकल जाता है। पर देर शाम तक भी अमर जब अपने घर पर नहीं आता है, शिवपाल अपने बेटे के नंबर पर फोन करता है, पर अब अमर का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से शिवपाल के जितने जानने वाले होते हैं सबके नंबर पर फोन करता है, अपने बेटे और बहू के बारे में पूछताछ करता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक ना तो अमर और ना ही उसकी पत्नी घर पर आते हैं और ना ही उन दोनों का कोई मोबाइल ऑन होता है। इसलिए अगले दिन 14 मई को शिवपाल इसी एटा थाने में जाता है और अपने बेटे और बहू की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी दोनों के हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देती है। देखते ही देखते लगभग 4 दिन का समय और गुजर जाता है। तभी इधर 18 मई को रिजौरा थाने में एक व्यक्ति फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दौलतपुर गांव के खेत में एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र महज 24 साल या 25 साल के आसपास थी। दरअसल उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार से वार किया गया था। पुलिस जब घटना स्थल की मुआयना करती है तो वहां पर पुलिस को एक मोबाइल भी बरामद होता है, बगल में एक बाइक भी पड़ा हुआ होता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पर पुलिस जब उस मोबाइल से नंबर निकाल करके कॉल करती है तो मालूम चलता है कि वह मोबाइल किसी रंजीत का है।
जो रिजौरा गांव का रहने वाला होता है। रंजीत के पिता का नाम है रामस्वरूप। पुलिस इस बात की जानकारी रामस्वरूप को देती है और रामस्वरूप को भी घटना स्थल पर बुलाती है। पर रामस्वरूप जब घटना स्थल पर पहुंचता है और डेड बॉडी को देखता है तो देखकर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, यह डेड बॉडी मेरे बेटे रंजीत की नहीं है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए एक फोटो चिपका देती है। कुछ देर के बाद शिवपाल उसका शिनाख्त कर लेता है और साथ ही साथ पुलिस वालों से सवाल करता है कि साहब, मेरी बहू पूनम कहां पर है। दरअसल पूनम का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पुलिस जब शिवपाल से रंजीत के बारे में पूछताछ करती है तो शिवपाल कहता कि हाँ साहब, मैं रंजीत को जानता हूँ। दरअसल रंजीत जो कि पूनम के गांव का ही रहने वाला है और उसका एक रिश्तेदार है जो अक्सर मेरे घर पर आता जाता रहता था। शिवपाल जब इस तरह की बातें कहते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस को भी समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है कि अमर की हत्या करने में जरूर रंजीत और उसकी पत्नी पूनम का हाथ है। इसलिए पुलिस जब दोनों के बारे में पता करने के लिए रिजौरा गांव में जाती है और लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को यह मालूम चल जाता है कि दरअसल शादी के पहले ही पूनम का रंजीत के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद से पुलिस दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है, साथ ही साथ अपने खबरी को भी काम पर लगा देती है। तभी 18 मई को ही शाम के वक्त एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रंजीत और पूनम बक्सीपुर तिराहे पे खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहां से रंजीत के साथ साथ पूनम को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। और जब इन दोनों से अमर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो बिना किसी सख्ती, बिना किसी दबाव के दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पूनम जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद अमर के भी परिवार वाले चीख चीख कर रोने लगते हैं। दरअसल यह कहानी की शुरुआत होती है घटना के ठीक 4 साल पहले, जब पूनम अपने ही गांव के एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। दरअसल पूनम जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है तो पड़ोस का रहने वाला रंजीत के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रंजीत और पूनम के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, फोन पर दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं, लेकिन चाह करके भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। काफी दिन का जब समय गुजर जाता है, आखिरकार एक दिन पूनम रंजीत से कहती है कि तुम मेरे घर पर मिलने के लिए आ जाओ। घर पर मिलने के लिए रात के वक्त जब पूनम रंजीत को बुलाती है, रंजीत भी रात के करीब 1 बजे के आसपास पूनम के घर पर चला जाता है और पूनम अपने घर का दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर एंट्री करवा लेती है। पर दोनों जब कमरे के अंदर मुलाकात करते हैं, उसी वक्त ही पूनम का छोटा भाई रोहन जग जाता है और जब बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर का दरवाजा खुला पड़ा है। जैसे ही वह दरवाजे के पास इधर पहुंचता है, पूनम अपने भाई को देख लेती है और तुरंत ही छत के माध्यम से रंजीत को वहां से भगा देती है, जिसकी वजह से रोहन उसे देख नहीं पाता है। उसके बाद से पूनम रंजीत के नंबर पर फोन करती है और उसे कहती है कि दोबारा मेरे घर पर कभी मिलने के लिए मत आना। घर पर आने से मना तो कर देती है, लेकिन रंजीत उससे मिले बगैर रह नहीं पाता है। तभी रंजीत के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल रंजीत मार्केट में जाता है और एक मेडिकल शॉप से कुछ नींद की दवाइयां खरीद कर लाता है और लाकर पूनम को दे देता है और कहता है कि रात के वक्त जब तुम्हारा पूरा परिवार खाना खाए, खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देना। पूनम भी रंजीत की बातों में आ जाती है। उसके बाद से पूनम का पूरा परिवार जब एक साथ खाना खाने के लिए बैठता है, सबके खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद सब के सब गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद से रंजीत पूनम के घर पर जाता है और बड़े मजे से उससे मुलाकात करता है। पर एक दिन सेम इसी तरीके से रंजीत जब पूनम से मुलाकात करने के लिए जाता है और रात को ही पूनम की मां की नींद खुल जाती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। जैसे इस तरह का नजारा देखती है, उसके बाद इस बात की जानकारी अपने भाई को देती है और रोहन पूनम की बुरी तरीके से पिटाई करता है। साथ ही साथ रंजीत के भी घर पर जाता है और उसके परिवार वालों से शिकायत करता है। रंजीत को धमकी भी देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद से अब रोहन अपनी बहन की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। पर इससे पहले कि वह लड़के का तलाश करना शुरू करे, इधर शिवपाल अपने बेटे का रिश्ता लेकर के
पूनम के घर पर जाता है और पूनम को पसंद कर लेता है। हालांकि रिश्ता जब तय हो जाता है, पूनम शादी के खिलाफ हो जाती है, पर चाह करके भी अपने परिवार वालों का विरोध नहीं कर पाती है और मजबूर होकर अमर से शादी कर लेती है। शादी करके जब अपने ससुराल में जाती है, ससुराल पहुंचने के बाद भी रंजीत से बातचीत करना बंद नहीं करती है। दरअसल जब कुछ दिन का समय गुजरता है, उसके बाद से रंजीत को भी एक दिन अपने ससुराल में बुला लेती है और पूनम के ससुराल वाले जब रंजीत के बारे में उससे पूछताछ करते हैं तो पूनम अपने ससुराल वालों से झूठ बोल देती है कि दरअसल रंजीत मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। उसके बाद से रंजीत भी अब बार बार पूनम के घर पर जाना शुरू कर देता है और उसके ससुराल में ही उससे मुलाकात करने लगता है। लेकिन ससुराल में जब उससे मुलाकात करने के लिए जाता है, पूनम को भी हमेशा डर सताने लगता है। इसलिए पूनम एक दिन रंजीत से कहती है कि मुझे फिर से कुछ नींद की दवाइयाँ खरीद कर लाकर दे दो। जैसे मैं अपने घर पर अपने परिवार वालों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी, अपने ससुराल में भी सबको उसी तरह से खाने में मिलाकर दे दूंगी, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से मुलाकात करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। रंजीत भी पूनम की बात मान जाता है, मार्केट से जाकर के कुछ नींद की गोलियां खरीद कर ले आता है और ससुराल में पूनम को दे देता है। उसके बाद से पूनम अपने ससुराल वालों को भी खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगती है। जैसे तैसे 1.5 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन पूनम के अंदर हमेशा एक डर सताता है कि कहीं एक ना एक दिन इस बात की जानकारी उसके मायके वालों को ना मालूम चल जाए। इसलिए एक दिन जब ससुराल में रंजीत पूनम से मिलने के लिए जाता है, पूनम रंजीत को समझाते हुए कहती है कि हम दोनों इस तरीके से कब तक एक दूसरे से मुलाकात करते रहेंगे, बेहतर है कि कहीं हम दूर जाकर के अपनी दुनिया बसा लेते हैं। इस पर रंजीत उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति के रहते हुए कैसे यहाँ से जा सकते हैं। इससे पूनम उसे सुझाव देते हुए कहती है, अगर हमारे रास्ते का रोड़ा मेरा पति अमर बन रहा है तो क्यों ना हम अमर को इस दुनिया से हटा देते हैं। पूनम जब अपने पति की इस दुनिया को हटाने के लिए कहती है, रंजीत इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों मिल करके अमर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इधर रंजीत जो अपने इस प्लान में अपने ही गांव का रहने वाला उसका दोस्त रमेश को भी शामिल कर देता है और फिर एक तारीख तय करते हैं, 13 मई। दरअसल एक दिन पहले 12 मई को पूनम अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने शहर में एक डॉक्टर को पता किया है, क्यों ना कल चल करके उसे हम दिखाते हैं। एटा शहर में जाने के लिए जब कहती है, अमर भी अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार अगले दिन 13 मई को सुबह सुबह अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर एटा के लिए निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि पूनम अपने पति के साथ एटा के लिए निकलती, रंजीत के नंबर पर फोन करती है और उससे पूरे अपने प्लान के बारे में बता देती है। दरअसल इधर पूनम जब अपने पति के साथ एटा शहर के लिए निकलती है तो उधर रंजीत भी अपने दोस्त रमेश को लेकर बाइक से रवाना हो जाता है। जब बीच रास्ते में पहुंचते हैं, पूनम जो अपने पति के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी, पानी की बोतल में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है और जब एक सुनसान जगह देखती है, वहां पर बाइक को रुकवा लेती है और वही बोतल की पानी अपने पति को पीने के लिए देती है। अमर जब उस पानी को पीता है तो पीने के बाद थोड़ी देर के बाद वह बेहोशी जैसी हालत में हो जाता है। उसके बाद से पूनम रंजीत के नंबर पर फोन करती है और वहां पर बुला लेती है। रंजीत जब वहां पर पहुंचता है, उसके बाद से रंजीत और पूनम मिलकर के अमर को एक ऑटो में लेकर दौलतपुर में पहुंच जाते हैं। इधर रमेश भी अमर की बाइक लेकर के उसके साथ पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। दौलतपुर में जब पहुंचते हैं, उसके बाद से तीनों मिल करके अमर को लेकर के एक खेत में सुनसान जगह पर चले जाते हैं और उसी खेत में उसे पटक देते हैं। उसके बाद से पूनम ही खुद अपने पास से एक तेज धारदार हथियार को निकालती है और उस हथियार को अपने ही पति के गले पर चला देती है, जिसकी वजह से अमर की घटना स्थल पर मौत हो जाती है। अमर की जब मौत हो जाती है, तीनों जब वहां से रवाना होते हैं, तभी वहां पर रंजीत का मोबाइल गिर जाता है और फिर तीनों वहां से निकल जाते हैं। सबसे पहले रंजीत दोनों को लेकर के अपनी बाइक के पास जाता है। उसके बाद से अपनी बाइक को अपने दोस्त रमेश के हवाले कर देता है। रमेश उस बाइक को लेकर के अपने घर चला जाता है। उसके बाद से रंजीत पूनम को लेकर किसी दूसरी जगह चला जाता है। दरअसल दोनों की दिल्ली भागने की प्लान होती है, पर इससे पहले कि वह शहर छोड़ पाते, इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है। वाकई में पूनम जब इस पूरी कहानी को
पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस पूनम के तहरीर पर रंजीत के दोस्त रमेश को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी पूनम के माता पिता को मालूम चलता है, जब दोनों ही थाने में पहुंचते हैं और थाने में जब अपनी बेटी को देखते हैं, तो देखने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारी बच्ची को किसी भी कीमत पर छोड़िएगा मत। लेकिन जब इसका असलियत अमर के परिवार वालों को मालूम चलता है तो सब के सब चीख चीख कर रोने लगते हैं। फिलहाल पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।